हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जो हम लोगों ने नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी एनसीईआरटी की, उसमें हमारा चल रहा था क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5, जिसका नेम है लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग इसमें काफ़ी कुछ रीड आउट कर चुके थे। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और न्यूट्रिशन पार्ट सारा कुछ रीड आउट कर लिया था, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और इसके इंटेक्ट क्वेश्चंस थे वो भी साथ में हम लोग पढ़ रहे थे, और उनके आंसर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो अभी तक आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे आई होप। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंचेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके भी सारे एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जो रिस्पायरेशन टॉपिक था वो भी हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था। प्लांट्स में रिस्पायरेशन भी स्टार्ट होकर कंप्लीट हो गया था। लास्ट टॉपिक जो हम लोग रीड कर रहे थे वो मतलब ह्यूमंस में रिस्पायरेशन रीड कर रहे थे, और इसका जो हमें आज रीड करना था कि ह्यूमंस में कैसे रिस्पायरेशन होता है उसको डिटेल में बताना था। तो लास्ट में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि नेसल पैसेज क्या होता है, मतलब जहाँ से जो एयर होती है वो पास होती है हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करने के बाद। उसके बाद ट्रैकिया हम लोगों ने रीड कर लिया था। और ये जो लैरिंग्स होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, और जो फेरिंग्स है वो हमारे फूड पाइप का पार्ट है। जो हम लोगों ने डाइजेशन वाला ऊपर टॉपिक पढ़ा था उसमें फेरिंग्स का काम होता है, मतलब जब हम लोग माउथ के बाद जो पार्ट आता है वो फेरिंग्स होता है, उसके बाद हमारा ईज़ोफेगस आता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, लैरिंग्स और फेरिंग्स वो होते हैं ना एक जगह पे ही ओपनिंग होती है उनकी एक साथ में, तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दोनों पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या आती है, ट्रैकिया आती है। ट्रैकिया के ऊपर हम लोगों ने पढ़े थे जो कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि जो ट्रैकिया होती है वो कोलैप्स ना हो जाए। अगर उसमें एयर नहीं जा पा रही है तो उसके एब्सेंस में वो चिपक ना जाए, या फिर ऐसे कोलैप्स ना हो जाए जिससे कि आगे फर्दर एयर ना ट्रांसफ़र हो पाए। नेक्स्ट तो आज हम लोग रीड करते हैं इसको, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे बोला गया है, within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminates into balloon like structures which are called alveoli, and single is called alveolus. The alveoli provide a surface where the exchange of gases takes place, and the walls of the alveoli contains an extensive network of blood vessels. अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो लंग्स हैं वो आगे, जब आपने पढ़ा ट्रैकिया थी वो आगे जाके क्या हुआ, ये ट्रैकिया आ रही थी, अब ये आके और सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स ऐसी ऐसी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है आके, ये पूरी हमारी होती है लंग्स, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या होता है, जो इसके लास्ट में होता है ना, यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई। सिंगल की बात करें तो उसको कहते हैं एल्वेलस, ठीक है। जो एल्वेलाई होती हैं यही सरफेस प्रोवाइड करती हैं किसके साथ, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब इनके पास में यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही होती हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन आई है एयर में वो कहाँ चली जाएगी, जो पास में ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं उनमें चली जाएगी, और उनकी जो अनवांटेड गैसियस पार्टिकल्स हैं कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो वापस से एल्वोलाई में चले जाएंगे, और फिर वो वापस हम लोग उन्हें एक्सेल आउट कर देंगे। तो यही जो सरफेस की बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी ना, कि कोई एक ऐसी सरफेस होनी चाहिए जो डेलिकेट होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, जहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो सके, तो वो ये एल्वोलाई की ही सरफेस होती है जिसकी हेल्प से गैसेज एक्सचेंज हो जाती हैं। मैं ऊपर आपको इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे ये देखिए, आपको जूम करके भी एल्वेलाई का डायग्राम दिखाया गया है। ये यहाँ पे ब्रांचेस हुई, ये और टूट गई, तो ये मतलब जो जो ट्रैकिया होता है ना, पहले ब्रोंकाइज में टूटता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाइज से छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में टूटता है जाके, ब्रोंक्यूल्स मतलब ये फर्दर ब्रांचेस के नेम है इसके। पहले मान लीजिए ये ट्रैकिया आ रही थी, उसके बाद ये ब्रोंकाइज में टूट गया दो, एक इधर वाली लंग में चला गया एक उधर में, उसके बाद दूसरी और छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स में टूट गया, ठीक है। उसके बाद जाके ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो मिला वो था हमारी एल्वोलाई। तो ये समझ में आया होगा। अब ये एल्वोलाई का दिख रहे हैं आप, इसमें छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको गोल गोल टाइप के स्ट्रक्चर, तो इसी को कहते हैं एल्वोलाई, ठीक है। या फिर एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक का मतलब क्या हुआ, एक पूरा सैक टाइप का होगा, उसके अंदर छोटी छोटी एल्वोलाइज होती हैं, ठीक है। वो यहाँ पे बताया गया। उसके बाद ये लंग्स दिख रही हैं आपको दोनों तरफ,
उसके बाद ये यहाँ पे रिब्स दिख रही हैं, जो लेयर होती है मतलब लिप्स जो होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं किसको, लंग्स को ही तो प्रोटेक्ट करती हैं कि कोई बाहर से अटैक करते हैं तो डायरेक्ट लंग्स पे ना उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़े, तो सबसे पहले रिब्स पे पड़ता है वो। उसके बाद नीचे क्या दिखाया गया, एक डायफ्राम दिखाया गया। डायफ्राम कैसे हेल्प करता है वो आगे आपको रीड आउट करते हैं। तो आपको एल्वेलाई का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कैसे ट्रैकिया पहले ब्रोंकाइज में डिवाइड होती है, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है, फिर फर्दर लास्ट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एल्वेलाई सैक होते हैं, एल्वुलर सैक होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी एल्वेलाई होती है। मान लीजिए ऐसे करके पूरा एल्वेलाई सैक है, उसके अंदर छोटी छोटी एल्वेलाइज है। नेक्स्ट रीड करते हैं, क्या बताया यहाँ पे। अब इनके अंदर द balls of alveoli contains extensive network of blood vessels as we have seen in earlier years. When we breathe in, we lift our lips and flatten our diaphragm and the chest cavity become larger as a result. क्या होता है जब आप सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी, अगर आप लोग अभी भी प्रैक्टिकल करेंगे, जब मैं पढ़ा रही हूँ इसी टाइम पे कर सकते हैं, अपने आप सांस लीजिए तो देखेंगे आप ना, जो आपकी रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती हैं, आपको फील होगा। और जो नीचे वाला डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या है, कुछ नहीं, एक तरीके का स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जो सिर्फ यही लंग्स को अप एंड डाउन रिब्स को करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और चेस्ट कैविटी जो होती है वो लार्ज हो जाती है। लार्ज क्यों हो जाती है, लार्ज का मतलब हुआ कि जो चेस्ट में कैविटी है, मतलब जो जगह है लंग्स में, वो फूल जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर उनके अंदर आ जाए। तो ये क्या कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इन टू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वोलाई। क्या हुआ, सारा पार्ट एक्सपेंड हो जाता है, जिससे उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर सकें। उसके बाद क्या होता है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वोलाई। क्या होता है, जो लंग्स में ब्लड वेसल्स भी हैं, उस ब्लड वेसल्स में क्या है, बहुत सारी जो भी ब्लड, मतलब पूरे ब्लड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो भी सेल्स ने प्रोड्यूस किया है वो सारा ब्लड में जाता है, और वो ब्लड वेसल्स उनको कहाँ लेके आती हैं, लंग्स के पास लेके आती हैं उस ब्लड को, जिससे उस ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में वापस चला जाए, और एल्वोलाई ने जो बाहर से ऑक्सीजन ली है वो वापस से ब्लड के पास आ जाए, और वो वाला ब्लड उसको फिर से सेल के पास पहुंचा दे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, गैसेस का एक्सचेंज। तो यहीं पे ये बता रहे हैं कि द ब्लड ब्रिंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वोलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वुलर एयर is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to the cells in the body. वापस से वही alveolar blood vessels, मतलब जो एल्वोलाई के पास blood vessels हैं उनके पास चला जाता है वो blood, जिसके पास मतलब ऑक्सीजन चली जाती है उस वाले ब्लड में, और वापस से वो ब्लड सभी सेल्स के पास चला जाता है, जिससे वो उस ऑक्सीजन का यूज़ करके अपना कोई भी, मतलब जो भी उन्हें फंक्शन करनी है वो परफॉर्म कर सकें। तो ये भी बता रहे हैं, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, the lungs always contain a residual volume of air, so there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आया होगा कि जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं तो क्या सारी एयर एक्सेल आउट हो जाती है और दोबारा से हमें पूरी एयर इनहेल करनी होती है? ऐसा नहीं होता। क्या होता है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ रेसिडुअल अमाउंट ऑफ की बात करें, बची हुई थोड़ी सी एयर जो होती है वो परमानेंट लंग्स में बनी रहती है, जिससे लंग्स कोलैप्स ना हो जाएं। जैसे हम लोगों ने ट्रैकिया की बात करी थी, वहाँ पे तो क्या है, कार्टिलेज रिंग्स हैं, वो उसे पकड़ के रखी हुई होती हैं उसकी वॉल को। अंदर लंग्स में क्या होता है, इसमें थोड़ी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है हमेशा, जिससे कभी भी लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। तो वही बात कह रहे हैं। और जब क्या होता है, एयर प्रेजेंट है तो वो कोलैप्स नहीं होंगे, और बाकी जो एयर आ रही है जा रही है वो क्या कर रही है, अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवा रही है। कहाँ से, एल्वुलर सैक से या एल्वोलाई से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना सा आपका था ह्यूमन में रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है, थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया कैसे इसका यूज़ होता है। When the body size of the animal is large, diffusion pressure alone cannot be take care of oxygen delivery to all part of the body. Instead, respiratory pigment take up the oxygen from air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient of oxygen before releasing it. अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ एनिमल्स लार्ज होते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ को हम लोग को कहीं पे एयर पहुंचानी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। अगर आप मान लीजिए नॉर्मली इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में लिक्विड फिल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेशराइज करते हैं ना, एयर प्रेशर देते हैं, तब वो लिक्विड बाहर चला जाता है। ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, वहाँ तो एक प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाता है कि कम से ज़्यादा वाली एयर चली जाती है जहाँ पे सेल्स को चाहिए होती। बट जो लार्ज
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम एनिमल्स या ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए ब्लड में एक प्रॉपर तरीके के कैरियर होते हैं, मतलब ब्लड को लेके उसके ब्लड उसको लेता है, मतलब उनके अंदर वो सेल्स या कैरियर प्रेजेंट होते हैं जो उस ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर वो उसको सेल के पास ले जाते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमंस में ब्लड में कौन कैरियर होता है इस ऑक्सीजन का, आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। तो हीमोग्लोबिन ही जो होती है वो रेड ब्लड सेल्स क्यों रेड होती है, उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के उसको फिर और सेल्स के पास ले जाती हैं जिनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट बताया गया है, इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच इज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड corpuscle and carbon dioxide is more soluble in water than oxygen is, hence is mostly transported in dissolved form in blood। अब ब्लड में क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड में। एक फ्लूइड है, फ्लूइड में बहुत सारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, वाटर भी होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पे बता रहे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट नाम दिया गया है हीमोग्लोबिन को, उसी को कहते हैं। क्यों वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि वो रिस्पायरेशन में ही तो हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन की डिलीवरी करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे सेल में। तो ये कह रहे हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ हाई एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अटैच होता है, मतलब अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन होगी तो हीमोग्लोबिन उसके साथ अटैच हो जाता है। तो जितनी भी ऑक्सीजन को लेना होता है ना ब्लड को, जहाँ से एल्वोलायर सैक से, तो वो जल्दी से ऑक्सीजन लेके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके बाकी सेल्स के पास भेज देते हैं। और अब CO2 कैसे वापस जाती है, CO2 वापस जाने का जो तरीका होता है वो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं करता है, ठीक है। क्या होता है, जो CO2 होती है वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व हो जाती है, तो वाटर में ईजिली डिजॉल्व होकर CO2 एल्वोलाई सैक में चली जाती है, ब्लड से वाटर का एक्सचेंज होता है, उसी के साथ डिजॉल्व होके क्या होता है CO2 वापस से एल्वोलाई सैक में चली गई जो ब्लड वेसल्स में आई थी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो मैं अगर आपको एक डायग्राम दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये है आपकी एल्वोलाई, ठीक है, उसके बाद ये उसके पास में ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे जो है वो CO2 ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन इधर आ जाएगी, किसके साथ अटैच होके आएगी, यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, या इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें भी हीमोग्लोबिन होता होगा, तो इन वाली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके यहाँ पे आ जाती है। और इसमें भी वाटर होगा इस वाले ब्लड में, तो यहाँ पे CO2 वाटर के साथ अटैच होके वापस चली जाती है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको दिया गया है। इफ़ द एल्वोलायर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर and how much do you think the surface area of your body is, consider how efficient exchange of gases becomes because of the large surface area। तो वही बात कह रहे हैं हम लोगों ने, लार्ज सरफेस एरिया बात तो डाइजेशन में भी पढ़ी थी, वो भी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा। तो यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में होगा जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो एल्वोलाई की सरफेस एरिया को, टोटल जितनी भी एल्वोलाई हमारी लंग्स में प्रेजेंट होते हैं उनके पूरे सरफेस एरिया को काउंट करें तो वो 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकते हैं। तो एक लार्ज अमाउंट होता है, ये लार्ज एरिया होती है। ऐसे आप यहाँ पे कह रहे हैं कि आप थिंक करिए कि आपकी पूरी बॉडी का सरफेस एरिया कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। If diffusion were to move oxygen in our body, it is estimated that it would take 3 years for molecules of oxygen to get to our toes from our lungs। अगर डिफ्यूज़न होता है तो जैसे जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, डिफ्यूज़न होता है। तो लेकिन यहीं पे बात कर रहे हैं अगर हमारी बॉडी में भी डिफ्यूज़न के ही थ्रू ऑक्सीजन जाती है सभी पार्ट्स के पास, तो डिफ्यूज़न में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इतना स्लो प्रोसेस होता है कि हमारे लंग्स से टोज तक जाने में अप्रॉक्स 3 ईयर्स लग जाते हैं ऑक्सीजन को जाने में। तो इसीलिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, जिसकी हेल्प से हम लोग तुरंत ऑक्सीजन को कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। एज अ क्या है ये, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ना। तो ये बहुत अच्छा सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स बताए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, इनको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है, व्हाट आर द एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव रिगार्डिंग ऑक्सीजन के। देखो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उनको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाती है ना, क्योंकि एयर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, बट
वाटर में कम है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ईजिली उनका एडवांटेज है ये, किनका, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। देखो सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद 3 तरीके से पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो सकता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है, एथेनॉल में टूट जाता है, नहीं किस में टूट जाता है, ये 3 प्रोसेस आप लोगों को दी गई थी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, उसके बाद वो टूट जाता है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड होता है और जो क्या होता है पायरुवेट वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम आपको जो दिखाया गया था, ये यहाँ पे बोल रहे हैं जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो इथेनॉल में टूट रहा है, और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, हमारी ही मसल सेल में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वो लैक्टिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग इसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन। अभी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे ब्लड वेसल्स और जो एल्वेलायर सैक होती हैं उनसे एक्सचेंज हो जाती है। तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी ईजिली, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बोला है, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्शन। लंग्स कैसे डिज़ाइन करी गई, यहाँ पे लंग्स के बारे में बात नहीं करनी है, मेनली हमें बात करनी है एल्वेलाई के बारे में। तो छोटे छोटे बलून शेप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, वो मैक्सिमम अमाउंट में हो सकते हैं सर्कुलर, तो उनकी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या होता है जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एल्वेलाई के थ्रू होता है। यहाँ पे आप लोगों को वो बात बतानी है कि जो एल्वेलाई होती हैं उनको स्मॉल शेप में बलून टाइप स्ट्रक्चर होती हैं, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा हो सके, उनको उस फॉर्म में हम लोग गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। लंग्स के डिज़ाइन में आपको एल्वेलाई के बारे में बताना होगा पूरा। नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसकी बात है, ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है, ब्लड का होता है ना, तो उसी बारे में आप लोग बात करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्टेशन बताया गया है और उसके बाद प्लांट्स का बताया गया है, तो इसी को हम लोग रीड कर लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं बताया गया, जो एक्टिविटी दी गई हुई है इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए कितना डिफरेंस होता है, किस में ज़्यादा होता है, मेल्स में, फीमेल्स में कम होता है हीमोग्लोबिन एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें, मतलब आपको पास के कोई वेटनरी सेंटर में जाके देख लीजिए, हेल्थ केयर सेंटर में जाके देख लीजिए, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका इंट्रोडक्शन आज ही रीड कर लेते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी। इन क्लास 9th वी हैव लर्न अबाउट ब्लड बीइंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. Blood consists of fluid medium called plasma in which cells are suspended. Plasma transport food, carbon dioxide, nitrogenous based in dissolved form. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा होगा, जब टिश्यू चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कनेक्शन करता है बहुत सारे सभी ऑर्गन्स के बीच में, फूड का ट्रांसपोर्ट करके, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करके, जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड होता है प्रोड्यूस होता है उसका ट्रांसपोर्ट करके एक्सक्रीट का आउट करवाता है किससे, किडनी के थ्रू। तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। और ब्लड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो ट्रांसपोर्ट कराता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, मेनली वाटर उसमें मेनली कंटेंट होता है, प्लाज्मा फ्लूइड होता है, तो उसमें होता है। तो उसके थ्रू फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजनस वेस्ट का डिजॉल्व फॉर्म में उसमें घुल के वो ट्रांसपोर्ट होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो ऑक्सीजन होती है वो कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं। क्यों रेड ब्लड सेल्स कैरी करती हैं, क्योंकि उनके अंदर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होके सभी सेल्स के पास जाती है। Many other organisms like salts are also transported by blood. We thus need a pumping organ to push the blood around the body, a network of tubes to reach all the tissues and system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. अब जैसे ये blood है, यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, ब्लड के साथ बहुत से और भी मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे सॉल्ट्स हैं, उनको भी हमें ट्रांसपोर्ट कराना है ब्लड के थ्रू। तो क्या कराना है, जैसे इतनी बड़ी बॉडी होती है ह्यूमंस की, तो इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा पानी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको ट्रांसपोर्ट कराना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, पंप्स लगाते हैं ना, जेट पंप्स होते हैं या मोटर वगैरह होते हैं, जिससे वो मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को ऊपर को खींचते हैं। तो वही बात करें, या पुश करते हैं या पंपिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करेगा, हमारे ब्लड को पंप कराएगा, जिससे कि वो सभी ऑर्गन तक, हमारे टोज तक, हमारे हेड तक, हर जगह तक, हमारे लास्ट फिंगर तक, हर तक
वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा पाए, क्योंकि हर जगह लिविंग सेल्स प्रेजेंट है। लिविंग सेल्स को सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए होगी, जिससे वो अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। इसलिए एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन बना है हमारी बॉडी में, जो ब्लड को क्या करेगा? पुश करेगा सभी ऑर्गन तक, हमारी बॉडी के हर पार्ट तक। और इसको पुश कराने के लिए क्या चाहिए? कुछ ट्यूब्स भी चाहिए हैं जो टिश्यूज से बने हुए होंगे, तो उसके लिए भी आगे हम लोग रीड करेंगे। आर्टरीज, वीन्स जो भी होती हैं हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और दूसरा बोला गया है कि ऐसा नेटवर्क बना होना चाहिए कि अगर वो कभी डैमेज हो जाए तो उसे दोबारा से रिपेयर भी किया जा सके। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब जैसे हमारा हार्ट कैसे पंपिंग करता है, कौन कौन से इसमें कौन कौन सी इसमें वीन्स, आर्टरीज, जो सारी चीज़ें होती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे। ठीक है, पूरा हार्ट का प्रोसीजर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। कैसे ऑक्सीजन जाती है, एंटर करती है, कैसे प्योर हो इम्प्योर ऑक्सीजन, मतलब कहते हैं ना प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें। और हार्ट कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं इसमें, और किसके थ्रू कौन सी जो वीन्स होती हैं या कौन सी जो ट्यूब्स होते हैं जो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, कौन सा इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड आउट करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जैसे जो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड होता है ना, प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन है। ठीक है, ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो वो प्योर ब्लड हो जाता है। और इम्प्योर ब्लड की बात कर देते हैं जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होते हैं, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और उनकी भी बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएंगी, और वो भी अपने आंसर फ्रेमिंग में, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर फॉर्म होता है वो थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड या वैसा पेपर होता है, डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, बट वैसे बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आप लोगों को अपनी वर्डिंग्स में ही आंसर लिखना पड़ता है। तो अगर आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारी लाइंस क्लियर होंगी एनसीईआरटी के, तो आप लोग अपना आंसर भी अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, और आपको कुछ भी वो नहीं करना पड़ेगा, मगिंग अप नहीं करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।